हेलो एनिमे लवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं दी डेंजर्स इन माय हार्ट एनिमे सीरीज की सीजन 2 की एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले वाला सीजन और इससे पहले वाले एपिसोड्स अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो यार। क्या कर रहे हो? अभी तक देख लिया क्या? अभी तक नहीं देखा? अभी यहाँ पर बैठे हुए हो, अभी क्या कर रहे हो यार? जल्दी से जाओ और जाके देखो, ठीक है ना? तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ डाल दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इचिकावा और उसके पीटी टीचर दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर उसकी पीटी टीचर इचिकावा को ये बताता है कि दरअसल हम लोग अपनी फेयरवेल के लिए एक स्पीच ढूंढ रहे थे, मतलब एक स्पीच बोलने वाला ढूंढ रहे थे। तो क्या तुम हमारे फेयरवेल में स्पीच दोगे, मतलब स्पीच वगैरह दोगे? तो यहाँ पर क्यूतरो पहले ही मना कर देता है कि नहीं, मैं ये कैसे दे सकता हूँ, ये तो एक ऑनरेबल स्टूडेंट का काम है एक स्पीच देना, और मैं तो बस एक बैक बेंचर हूँ जो मैं हमेशा चुपचाप बैठा रहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और एक एक करके सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम स्पीच देने वाले हो, क्या तुम स्पीच देने वाले हो? तो यहाँ पर सभी लोगों की मुँह की तरफ देखकर एंड यामादा की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ मुँह को देखकर क्यूतरो फाइनली ये डिसाइड करता है कि हाँ वो स्पीच देगा। लेकिन तब तक ही जब तक पीटी टीचर को और कोई दूसरा अच्छा बंदा ना मिल जाए स्पीच देने के लिए। अब हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद वो लोगों का जो प्रैक्टिस मतलब रिहर्सल वाला स्पीच था वो देने के लिए क्यूतरो वहाँ पर मौजूद होता है। और वो जब स्टेज में उठता है तब वो फाइनली सोचता है कि मैं अब मना कर दूंगा स्पीच के बारे में। लेकिन जब भी वो अपनी आंखें खोलता है और सामने इतने सारे बंदों को बैठा हुआ देखता है तभी उसकी एकदम हालत टाइट हो जाती है और वो एकदम धीरे से फिसफिसा के अपनी स्पीच पढ़ने लगती है जो किसी को भी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब फाइनली क्यूतरो अपना जो स्पीच है वो जैसे तैसे करके कंप्लीट करता है। एंड यहाँ पर तो सारे के सारे लोग सो रहे थे, लगभग सो ही रहे थे। लेकिन इसमें से यामादा और वो सीनियर बंदा एकदम गौर से उसकी बातें वगैरह सुन रहा था और वो दोनों ये सोच रहा था कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा नर्वस वगैरह है। एंड फाइनली स्पीच खत्म होने के बाद सभी लोग दौड़ के एकदम चले जाते हैं अपने अपने घर की तरफ। लेकिन क्यूतरो को उसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करता है और वो बोलता है कि तुम वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो क्यूतरो ये कह के टाल देता है कि शायद साउंड सिस्टम में कोई गलती हुआ होगा। अब क्यूतरो जब चलते हुए स्कूल की तरफ जा रहा था, मतलब अपनी हॉल रूम से स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी साइड से यामादा आकर बोलती है कि नाइस जॉब, तुमने बहुत बढ़िया किया। लेकिन यहाँ पर क्यूतरो बोलता है कि मुझे पता है कि वो लोग ज़रूर से कोई दूसरा बंदा ढूंढ लेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत करने के बाद यामादा बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी स्पीच की प्रैक्टिस कराती हूँ। और वो दोनों चले जाते हैं एक अलग टाइप की जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, ठीक है ना? तो वहाँ पर जाके क्यूतरो यामादा के सामने अपनी स्पीच एकदम ठीक ठाक तरीके से कहने लगता है। और उसकी स्पीच खत्म होते ही यामादा बोलती है कि अरे तुमने तो बहुत ही बढ़िया बोला है, तुमने तो बहुत ही बढ़िया बोला है। तो अब स्पीच खत्म होने के बाद क्यूतरो जाके यामादा के पास बैठ जाता है। तो यहाँ पर बैठ के वो दोनों थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि क्यूतरो, तुमने तो मुझे मेरे वर्क प्लेस में देखा था कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं कितना ज़्यादा एफर्ट डालती हूँ अपनी काम में। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम भी अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो। और फिर यहाँ पर वो थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो दोनों कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि बाहर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को, मतलब एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है, बाहर जाने के लिए अप्रोच करती है। तो अब यामादा और क्यूतरो भी छुप छुप के चले जाते हैं उन लोगों के पास उन लोगों की बातें सुनने के लिए। तो जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो दोनों देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही सीनियर बंदा है जो यामादा को अप्रोच किया था। तो ये सीनियर बंदा अब वो उस लड़की को ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और हम लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर ये किसके बारे में बातें कर रहा है, और ये बात उस लड़की को भी पता था। तो इसीलिए ये पूछती है कि यामादा के बारे में बात कर रहे हो तुम, हाँ ना? तो ये बंदा बोलता है कि हाँ। तो उस बंदे की ये सब बातें सुनकर यामादा एकदम चुप हो जाती है और यहाँ पर क्यूतरो ये सोचने लगता है कि आखिर मैं यामादा को कैसे फेस करूँ, आखिर यामादा अब क्या सोच रही होगी। तो तभी क्यूतरो ये डिसाइड करता है कि वो अब वो स्पीच देगा और वो फाइनली उठ जाता है, खड़े हो जाता है और वो बोलता है कि मैं स्पीच देने वाला हूँ और मैं उसे दिखाने वाला हूँ कि मैं आखिर हूँ क्या चीज़। अब रात में हम देखते हैं कि क्यूतरो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपनी स्पीच को लेकर। वो अपनी मॉम के सामने भी अपनी स्पीच सुनाता है और वो पूछता है कि अपनी मॉम से पूछता है कि कैसा रहा मेरा स्पीच। तो उसकी मॉम बोलता है कि हाँ बढ़िया था बढ़िया था। तभी वो अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगता है, जहाँ पर वो ये सोचता है कि पास्ट में जब वो बच्चा था तब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा प्राइजेस वगैरह जीतता था एंड वो एकदम एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। लेकिन अब वो एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से दरवाज़ा खोल के उसकी बहन आ जाती है और वो बोलती है कि देखो मेरे पास एक ह्यूमिडिफायर है एंड एक बाम है, मतलब विक्स है जो तुम्हारे बदन पे लगाने से तुम एकदम टन टन आ जाओगे। तो उसकी बहन
आकर उसकी छाती खोल के उसकी छाती पे एकदम वो विक्स रगड़ने लगती है। वो बोलती है कि अब तुम एकदम बेहतर, एकदम तुम्हारी वॉइस बढ़िया हो जाएगी। तो क्योतारो ये बोलता है कि अरे ये तो ठंड लगने के लिए है, मतलब जब ठंड लग जाता है तब ये यूज़ करता है। उसकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गले के लिए बढ़िया है। तो यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि बेसिकली ये एक नॉर्मल स्पीच है, तो इसके लिए इसकी नहीं, विस्क नहीं, बल्कि एक हेयर कट की ज़रूरत है। और वो उसकी मॉम के पास से एक हेयर कट करवाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा मांगता है। तो उसकी मॉम पहले तो 2000 रुपये दे रहे थे, 2000 येन दे रहे थे। तो क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि 2000 येन से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे करीब 5000 येन चाहिए। और ये 5000 येन लेने के बाद हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी डेस्क पे बैठकर कुछ तो लिख रहा था और एक बुकिंग वगैरह भी करता है। शायद वो हेयर कट करवाने के लिए बुकिंग करता है, आई डोंट नो। एंड ये बंदा सैलून पे जाकर बात करने के लिए भी स्क्रिप्ट बनाता है कि वो सैलून पे जाके कैसे बात वगैरह करेगा। अब सैलून से वो बाल वगैरह कटवाने के बाद वो फाइनली दोबारा से अपने घर में आ जाता है और रात में वो दोबारा से अपनी स्पीच के बारे में बातचीत, मतलब स्पीच का प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, एकदम खून पसीना एक कर देता है अपनी स्पीच रेडी करने के लिए। अब कुछ दिनों तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली आता है वो स्पीच वाला दिन, जब क्योतारो स्पीच देने वाला था। एंड वो एक जगह पर खड़े होकर, बैल्कनी में खड़े होकर अपनी चेहरे को एक शीशे में देख रहा था, तभी पीछे से यामादा आ जाती है। तो यामादा आते ही वो उसके बाल को नोटिस कर लेती है, तभी उसके पीछे से यामादा के दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि अरे तुम्हारे बाल के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्योतारो थोड़ा सा शर्माते हुए ये कहता है कि दरअसल मैं आज एक नए सैलून पे गया था, तो वहीं पर ही मेरे ये बाल की हालत हो चुकी है। तो यहाँ पर वो लड़की, मतलब उनमें से ही एक लड़की ये बोलती है कि तुम्हारे पास वैक्स है क्या? तो क्या क्योतारो बोलता है कि क्या वैक्स? तो तभी ये लड़की दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर अदाची खड़ा हुआ था, वही चबड़ी बंदा जो हर वक्त क्योतारो के साथ रहता है, हर वक्त नहीं, थोड़ा बहुत टाइम क्योतारो के साथ रहता है। तो ये लड़की अदाची से ही उसका वैक्स मांग लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की क्योतारो को बैठा कर उसकी सर की बाल को थोड़ा सा सेट करने लगती है। अब ये लड़की क्योतारो की बाल की एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर देता है, जो देखकर यामादा सामने आती है और क्योतारो की बाल को ठीक करने लगती है, मतलब सेट करने लगती है। और वो बोलती है कि आफ्टर ऑल मैं एक मॉडल हूँ और मुझे बालों के बारे में ज़्यादा पता है। तभी वो पहली वाली लड़की ये नोटिस करती है कि वहाँ पर यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो बैठी हुई है और कुछ तो सोचे जा रही है। तो ये लड़की पूछती है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो? तो ये लड़की बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हर साल हम लोग एक एक क्लास करके ऊपर जाते जा रहे हैं और क्या पता हम लोग नेक्स्ट ईयर स्प्लिट हो जाए, मतलब अपने अपने ग्रुप से स्प्लिट हो जाए। और फिर इतना कहते ही वो सारे लड़कियां वहाँ से चले जाते हैं। अब इस तरफ यामादा बोलती है कि क्या हम लोग स्प्लिट होने वाले हैं, मतलब क्योतारो के बहुत ज़्यादा करीब आकर ये पूछती है कि क्या हम लोग स्प्लिट होने वाले हैं। तो क्योतारो ये बोलता है कि अगर हम लोग स्प्लिट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पर उन लोगों का टीचर आ जाता है और वो बोलता है कि उन दोनों को बोलता है कि चलो चलो जल्दी से चलो हॉल रूम में, अभी स्पीच स्टार्ट होने वाला है। तो वो दोनों लोग, मतलब सभी लोग मिलकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्योतारो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी स्पीच वाले स्क्रिप्ट को निकालता है। और वो जब निकालता है तब उसकी तो एकदम सर चौंधिया जाता है। वो देखता है कि उसने सैलून वाले स्क्रिप्ट को लेकर आ गया है फेयरवेल वाले स्क्रिप्ट को छोड़कर। और भाई यहाँ पर जो उसकी हालत होती है, देखने लायक हालत होती है उसकी। तो क्योतारो यहाँ पर क्या करता है कि अपनी बहन को कॉल लगाती है और बोलती है कि उसकी स्पीच जल्दी से अपनी स्कूल तक ले आए। और इतना कहते ही वो फ़ोन कट करता है कि तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा वहाँ पर खड़ा हुआ है। यामादा पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्योतारो कहने जाने वाला था कि दरअसल उसने अपनी स्पीच को खो दिया है, मतलब अपने घर पर रखा आ गया है। तो लेकिन तभी उसके दिमाग में कल किया हुआ वादा, मतलब इससे पहले वाले दिन किया हुआ वादा जो क्योतारो ने यामादा के साथ किया था स्पीच के बारे में, वो याद आ जाता है। और तभी वो बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अब यामादा उसके बहुत ज़्यादा करीब आती है और वो बोलती है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। और फिर उसे अपना की चेन देकर, वो डॉगी वाला की चेन देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि क्योतारो चला जाता है अपनी हॉल रूम में जहाँ पर स्पीच स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ उसकी बहन बहुत ही तेज़ी से स्कूटी लेकर उसकी स्कूल की तरफ आ रही थी उसकी स्पीच लेकर। अब कुछ देर टीचर्स की स्पीच देने के बाद फाइनली आ जाता है क्योतारो की स्पीच देने का टाइम। एंड धीरे धीरे करके क्योतारो जाने लगते हैं इसके स्टेज की तरफ। अब यहाँ पर जाकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसके पास स्पीच भी नहीं था। वो सिर्फ सोचे जा रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई स्पीच भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। अब क्योतारो बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाने के बाद फाइनली धीरे धीरे जाता है स्पीच देने के लिए, अपनी माइक के पास जाता है एंड फाइनली अपना स्पीच स्टार्ट करता है।
और तब तक उसकी बहन भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन तब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, क्योंकि कियोतारो जाकर खड़ा हो गया था अपनी माइक के सामने और वो स्पीच देने वाला था। अब वो अपनी सीने में हाथ रखता है और एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच देना स्टार्ट करता है। ना कोई वो स्क्रिप्ट यूज़ करता है, ना वो हिचकिचाता है और ना ही फिसफिसाता है। वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच प्रोवाइड करता है जो सुनकर सारे के सारे बंदों की, सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ सारे के सारे टीचर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड उसकी इस स्पीच सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी बहन भी बहुत ही ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। यार आश्चर्यचकित का मतलब नहीं पता तुम लोगों को, क्या बताऊँ। अब उसका स्पीच खत्म होने के बाद वो फाइनली जाता है स्टेज के पीछे, एंड जाते ही वो वहाँ पर लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी टीचर उसे पकड़ लेता है। तो कियोतारो की इस बेहोशी की हालत होने की वजह से उसकी जो टीचर है वो उसे नर्स रूम में लेकर चला जाता है और वहाँ पर कियोतारो लेट रहता है। तभी वहाँ पर यामादा भी आ जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिसे देखकर कियोतारो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पता नहीं क्यों यार, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा घबराता है, बहुत ही ज़्यादा घबराता है। तो यहाँ पर यामादा आकर उसके साथ बातें करने ही जा रहा था कि तभी पीछे से वो छपरी नहीं, ये सीनियर बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, और तुम वो स्पीच वाले बंदे हो ना। तो मतलब कियोतारो को देखकर वो ये कहता है। तो अब ये सीनियर यामादा को बोलता है कि यामादा क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। तो अब साइड से कियोतारो बोलता है कि यामादा तुम जा सकते हो, मैं अभी थोड़ा सा सोना चाहता हूँ। तो ये दोनों मतलब नर्स रूम के अंदर ही बैठ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पर ये बंदा बहुत सारे बकवास बातें करता है, फ्यूचर्स की मतलब प्रेजेंट पास्ट की बातें वगैरह करता है। साला मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो पास्ट की बहुत सारे बातें वगैरह करता है, एंड बातें करने के बाद बहुत ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के ले आकर फाइनली बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगे। मतलब वो प्रपोज करता है। उन लोगों का प्रपोज ऐसा ही होता है कि विल यू मैरी नहीं, क्या बोलते हैं वो लोग, विल यू गो आउट विथ मी, ऐसा कुछ बोलता है। मतलब सब टाइटल में लिखा हुआ आता है। तो सीनियर ये भी बोलता है कि क्या तुम मेरे जैकेट की इस बटन को अपने पास रखोगे, और वो उस बटन को लेकर यामादा को अप्रोच भी करता है। और इस तरफ कियोतारो की भी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके साथ साथ मेरी भी हार्ट बीट बढ़ गया था। पता नहीं क्यों यार, ये इसकी बंदी है लेकिन फिर भी हार्ट बीट मेरा बढ़ रहा है। वो एकदम गौर से उन लोगों की बातचीत वगैरह सुनने लगता है। मुझे लगता है कि ये बंदा कियोतारो के पास इसीलिए बैठा था कि ताकि कियोतारो भी उसकी जवाब को सुन पाए, मतलब यामादा की जवाब को सुन पाए। तो यहाँ पर यामादा कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कैसा फील करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और वो ये बात कहते हुए बहुत ही ज़्यादा रोती है, और उसकी इस बात को सुनकर कियोतारो भी रो पड़ता है। यार पता नहीं क्यों मेरे भी आंखों में पानी आ रहा है। तो अब उसकी रिजेक्शन को सुनकर ये सीनियर बंदा बोलता है कि हाँ फाइनली मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। मतलब उन लोगों का वहाँ पर एक रूल है, मतलब प्रथा है कि वो लोग जिसको पसंद करता है वो लोग अपनी जो जैकेट का बटन है, पहला वाला बटन है, वो उन लोगों को देता है, अपनी पसंदीदा औरत को देता है। तो ये उन लोगों का कल्चर है। तो यही फॉलो करते हुए उस बंदे ने ये कहा था। तो ये कहते हुए वो बाहर जा ही रहा था कि तभी वो ये कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ बातचीत वगैरह करूँगा स्प्रिंग ब्रेक के बाद, क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेंड है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है, वो मुझे तुम्हारा नंबर दे दिया था, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो ये बात सुनकर कियोतारो बोलने वाला था कि नहीं, अरे मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन उसके पहले ही यामादा ये कह देती है कि ये नहीं हो सकता, तुम मुझे झूठ बोलना बंद करो। तो ये बात सुनकर ये बंदा समझ जाता है कि ये लड़की फसले वाली नहीं है। तो इसीलिए वो वहाँ से निकलकर अपने चला जाता है। अब ये बंदा बाहर गया ही था कि तभी पीछे से कियोतारो भी बाहर आ जाता है अपनी जैकेट वगैरह सब कुछ पहन के, और ये छपड़ी बंदा मतलब ये सीनियर बंदा उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ओए ओए फाइनली मैं तुम्हें अलोन पा चुका हूँ, मतलब अकेले में पा चुका हूँ। और तभी पीछे से यामादा भी निकल आती है। उसकी मुंह एकदम लाल टमाटर जैसे हो चुकी थी, मतलब वो शर्मा रही थी, घबराई हुई थी, उसकी एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। और यहाँ पर यामादा और कियोतारो एक दूसरे के साथ कोई भी बातें ना करते हुए दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। और इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे जॉब वगैरह भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सिंपल तो नहीं चाहता यार, तुम लोग पसंद आए तो तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह करो, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।